हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करेंगे क्विकली 1 मिनट में। फिर आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल से समझेंगे और एंड में मैंने आपका रिवीजन जो शुरू किया हुआ था उसके तहत हम लोग फरवरी का रिवीजन करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसको आपको एंड तक देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अग्रणी गंतव्य शहर भारत से बन गया है दुबई, और यानी दुबई में सबसे तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भारत ओवरऑल दुबई के एफडीआई इन्वेस्टर्स में ये तीसरे स्थान पर है। और अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार सांची में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनाया जाएगा, सोलर सिटी बनाया जाएगा। नाटो कंट्रीज के द्वारा आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में सबसे ऊपर आ गया है कोरिया, उत्तर कोरिया, और वहीं G20 कंट्रीज में इंडिया है टॉप पर। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बनाए गए जनार्दन प्रसाद। और भारत और वियतनाम ने अभी हाल ही में चाइना के खिलाफ समुद्री सुरक्षा में साझेदारी की एक रणनीति बनाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। गोवर्धन योजना के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में ओडिशा में यील की एक नई प्रजाति की खोज की है। और वहीं पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं शालिनी सिंह। ये हैं लखनऊ की। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार ने किस न्यायाधीश के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो देखिए अभी हाल ही में मणिपुर में आप सुन रहे होंगे पिछले 1 महीनों से दंगे चल रहे हैं, और उन दंगों का कारण क्या है, जो दंगे हो रहे हैं, जिन मांगों के लेकर के, उन मांगों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगा। और इसके लिए अध्यक्षता सौंपी गई है अजय लांबा को। अजय लांबा, आपको ये नाम जरूर याद होगा दोस्तों, ये काफी लंबे समय तक गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा को नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष, इस कमेटी का। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम चीजें लिखी हुई है। इस कमेटी को देखो, इनका काम यही होगा मुख्य रूप से, क्योंकि वहां पर ना अब बहुत ऊपर निकल चुकी है चीजें। 80 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक मणिपुर हिंसा में। बहुत सारे जो मणिपुर से बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, जैसे मीराबाई चानू और इसके अलावा मैरी कॉम, इन लोगों ने बहुत बार गुहार लगाई है सोशल मीडिया और अलग अलग सिस्टम के जरिए कि मणिपुर पर ध्यान दो, मणिपुर पर ये क्यों हो रहे हैं हिंसा, इसको बंद करवाओ, इस पर कंट्रोल करो। ठीक है। तो यहाँ तक कि मैरी कॉम ने यह भी कह दिया था कि वो मेडल भी अपना वापस कर देंगे। एक्चुअली में जो वो संघर्ष वहां पर चल रहे हैं वो जातीय संघर्ष है, वहां पर जनजातियों को लेकर के विवाद चल रहा है। अगर आप लोग कहोगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको आज दिन में या कल दिन में देने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो फिलहाल ये जांच आयोग होगा, केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है मणिपुर हिंसा के लिए। ठीक है। अभी मैंने पिछले दिनों एक और बताया था कमेटी, जो 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाई गई थी। किसके लिए? जो चीतों की मृत्यु हो रही है ना मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके महासचिव डॉक्टर राजेश गोपाल बनाए गए हैं। डॉक्टर राजेश गोपाल, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अजय लांबा। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर देखो एक ये पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडिया के मैप में। इम्फाल इसकी राजधानी होती है। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी पार्टी से हैं। और ये देखिए मणिपुर अपना बॉर्डर किसे किससे लगाता है? नागालैंड से लगाता है, नीचे मिजोरम से, और इधर असम से लगाता है। मैंने आपको बताया था जब भारत का मैप वाली जो वीडियो मैंने आपको दी हुई थी, भारत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे मणिपुर बना, या बाकी के राज्य जो है कैसे कैसे टूट टूट करके बने। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि नागालैंड ऊपर है कि मणिपुर ऊपर है। ठीक है। इससे ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें ऑप्शन में मणिपुर भी रहेगा, मिजोरम भी रहेगा, नागालैंड भी रहेगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको याद रखना है नागमणि, नागमणि। ठीक है ना। तो नागमणि मतलब नागालैंड पहले आएगा और फिर नीचे आएगा मणिपुर। ठीक है, नागमणि। यहाँ पर मैंने त्रिपुरा को आपको याद कराया था कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, यानी 3 तरफ से पूरा,
किससे पूरा? बांग्लादेश से पूरा। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा जैसे मेघालय है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो केवल और केवल एक ही भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बताएंगे मेघालय और सिक्किम, दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो एक एक भारतीय राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है और मेघालय केवल असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बाकी ये लोग अन्य देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे मेघालय बांग्लादेश से, और ये जो सिक्किम है ये चाइना, नेपाल और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन बने हैं और मैप से एक दो क्वेश्चन तो फिक्स रहता ही रहता है। आपको मैप बहुत अच्छे से केयरफुली देखना होगा, और पूर्वोत्तर जो ये 7 सिस्टर स्टेट है, यहाँ से तो बनना ही है। फिलहाल मणिपुर से कुछ और चीजें जानेंगे, जैसे लोकटक झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। इसी लेक के ऊपर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क इसलिए चर्चे में रहता है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब आप सोचो, झील के ऊपर जब नेशनल पार्क है तो झील इधर उधर हिलेगी तो ये भी इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, इसलिए दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। सिरोही नेशनल पार्क यहाँ पर है। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। मणिपुर में बहुत सारे नृत्य मनाए जाते हैं, मणिपुरी नृत्य, पुंग चोलम नृत्य, और बहुत सारे संगाई महोत्सव के दौरान बहुत सारे महोत्सव भी होते हैं, बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ। इम्फाल और कांगसा पैलेस यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। 16 जिले, 60 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा, एक राज्यसभा की सीटें यहाँ से हैं। राजकीय पशु है संगाई हिरन, और इसी को सेलिब्रेट करते हैं लोग संगाई महोत्सव के दौरान। सिरोही कुमुदनी यहाँ का राजकीय पुष्प है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक मेडल जीता? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का समापन हो चुका है और पिछले कई दिनों में इसको मैंने 2-3 बार कवर किया, जब मस्कट लॉन्च किया गया था तब भी, जब उद्घाटन हुआ तब भी। आज हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे इसके बारे में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, KIUG। इसका तीसरा संस्करण था और इसमें सर्वाधिक मेडल जिस यूनिवर्सिटी ने जीता उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ये है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है पंजाब यूनिवर्सिटी। इसने टॉप रैंकिंग हासिल की है, मतलब सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 69 मेडल जीते हैं, जिसमें से 26 इसके गोल्ड हैं। अभी हम लोग मेडल टेबल देखेंगे आगे। दूसरे पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का। तीसरे पर है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की। याद हो पिछला संस्करण जब हुआ था कर्नाटक में तो ये यूनिवर्सिटी ही टॉप की थी, इस बार तीसरा पोजीशन हासिल की है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसके बारे में पहले बेसिक जान लो आप। एक तो 25 मई से 3 जून तक, 23 मई से कहेंगे, 23 मई से 3 जून तक आयोजित हुआ। 25 मई को उद्घाटन किया गया था, लेकिन शुरू गेम हो गया था 23 मई से ही। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था लखनऊ में। जीतू इसका मस्कट था, ये बहुत पूछा जाता है, मस्कट, ठीक है, तो इस बार भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। तो जीतू जो है बारहसिंगा है एक, और ये मस्कट था। तीसरा इस बार का संस्करण था। पहला संस्करण कहां पर हुआ? भुवनेश्वर में। दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटका में, और तीसरा संस्करण यूपी में। इस बार देखो यूपी के कई शहरों में आयोजित किए गए। कुल 21 खेल इस बार आयोजित किए गए थे, जिसमें से नया खेल जोड़ा था रोइंग। ये आपसे पूछा जाएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी ये ओवरऑल चैंपियन रहा। मेडल टेबल्स की अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 69 मेडल जीते हैं। वहीं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने 24 गोल्ड जीते हैं और टोटल ओवरऑल 68 मेडल इसके आए हैं। जैन यूनिवर्सिटी के 32 मेडल टोटल आए हैं 16 गोल्ड के साथ। क्लियर है ना? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताता नहीं हूं आपको जनरली वीडियो में, क्योंकि नीचे लिखा रहता है, देखो ये जो डिटेल वाली PDF दी जाती है ना, ये आपको मिलेगी MZT ऐप पर, सिर्फ और सिर्फ MZT ऐप पर मिलेगी। आप रोजाना बिल्कुल फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी इसके लिए चार्जेस नहीं देने हैं। ये जो डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ PDF, ये आप फ्री में रोजाना डाउनलोड कर सकते हो MZT ऐप से। और यही नहीं, इसकी क्विज भी मिलेगी आपको, रोजाना दी जाती है क्विज और PDF। मैं देखता हूँ क्विज और PDF, मतलब PDF तो ज़्यादा लोग इसको एक्सेस करते हैं, लेकिन क्विज बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्विज भी सॉल्व किया करो, कोई जरूरी नहीं है मैं बार बार वो चीज़ें बोलूँ रोज रोज वीडियो में तभी आप सॉल्व करो। क्विज सॉल्व करोगे ना तो उससे जो आपका रिकॉल करने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि चलो आप रोज रोज जा करके सॉल्व करो, या रोज समय नहीं मिल पा रहा है तब भी करो, कोई जरूरी नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन संडे को आप बैठो और उस दिन 7 दिनों के, पिछले 7 दिनों के जाकर के क्विज सॉल्व कर लो, ठीक है। अब सब लोग यही मत करने लग जाना, जो जो रेगुलर कर पाते हैं वो रेगुलर करें। चलो आगे।
किस बैंक द्वारा सहारा इंडिया कंपनी का अधिग्रहण किया गया? तो देखो एसबीआई लाइफ के द्वारा, बैंक नहीं कहेंगे, एसबीआई लाइफ के द्वारा सहारा इंडिया कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। एसबीआई लाइफ एक्चुअली में एसबीआई का ही एक इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में सहारा इंडिया कंपनी के जो इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। देखो सहारा इंडिया कंपनी का जो इंश्योरेंस वाला जो यूनिट है उसको एसबीआई के जो इंश्योरेंस वाली यूनिट है एसबीआई लाइफ, उसके द्वारा एक्विजिशन किया गया है, यानी अधिग्रहण किया गया है, और वो भी तत्काल प्रभाव से। ऐसा नहीं है कि ये कोई डील हुई है और एसबीआई लाइफ ने इसे खरीदा है, नहीं, सजा टाइप का सुनाया गया है, क्योंकि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं कर पा रही थी, इनको टाइम लिमिट दिया गया था, वो सब नहीं कर पाए, तो इसलिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को बोला गया कि जाओ और इस पर कब्जा कर लो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये कब्जा ही करवाया गया है, ठीक है ना, एक प्रकार से। तो एसबीआई लाइफ ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, क्योंकि ये IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा इसके नियमों का पालन ना करने पर, उल्लंघन करने पर पॉलिसी धारकों के हितों को लेकर के ये एक्शन लिया गया है, ठीक है ना। तो एसबीआई लाइफ ने सिलिक का अधिग्रहण किया है। सिलिक यही है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगला, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, इनमें कौन सा आईआईटी संस्थान शीर्ष पर है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ना आप सुनते हो जैसे क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग सुनते हो ना, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो उसमें ना क्या किया जाता है, बहुत बेइज्जती की जाती है भारतीय इंस्टीट्यूट की। क्यूएस यूनिवर्सिटी में, उसमें भारतीय इंस्टीट्यूट जो है उनको बहुत लास्ट में नंबर दिया जाता है, या कभी कभी तो एक ही दो यूनिवर्सिटीज उसमें शामिल किए जाते हैं, बाकी रखे ही नहीं जाते। तो ऐसे में हो गई थी भारत सरकार बहुत परेशान, कि क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं, जो अमीर घराने के हैं, मतलब हम जैसे लोग नहीं, वो अपने बच्चों को अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चाहते थे, तो फिर वो लोग जो हैं क्या करते थे कि देखते थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है। अब देख रहे थे कि कोई यूनिवर्सिटी इंडिया के है ही नहीं यहाँ पर रैंकिंग में वगैरह में आती थी, तो वो अपने बच्चों को विदेशों में भेज देते थे। अब कोई बच्चा जाके अमेरिका में पढ़ा है, मान लो 4 साल 5 साल पढ़ा है, वो भारत आएगा क्या? वो जाकर सुंदर पिचाई और सत्या नडेला बनेगा, वो वहीं से पढ़ करके वहीं पर वहीं की कंपनियों में ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अमेरिका का कल्चर यहाँ का कल्चर बहुत अंतर है, अभी 10 साल का फर्क है अभी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया बढ़िया टैलेंट चले जा रहे थे दूसरे देश में। इसको लेकर के पिछले 5 सालों से भारत सरकार अपना खुद की रैंकिंग जारी करना शुरू की है। ये बेस बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कई बार इस पर सवाल भी उठते हैं। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी होता है, ये क्यों जारी होता है? इसीलिए जारी होता है, कारण यही है जिससे इंडियन इंस्टीट्यूट को दिखाया जा सके कि भैया हमारे पास भी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल जो 2-3 इंस्टीट्यूट आते हैं रैंकिंग में वही हैं, अपने पास भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इनमें पढ़ा सकते हैं। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा आईआईटी संस्थान शीर्ष पर रहा? आईआईटी मद्रास, ये ओवरऑल रैंकिंग में एक बार फिर से टॉप किया है। यहाँ पर देखो NIRF इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लेकिन केवल 2 कैटेगरी में, एक ओवरऑल कैटेगरी में, एक इंजीनियरिंग कैटेगरी में, एक और कैटेगरी है रिसर्च कैटेगरी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट और हिंदी वाले मेरे साथ यहाँ पर पहुंचो। तो देखो ओवरऑल रैंकिंग जो है ये जारी की गई है, और इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर, IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु सेकंड पर, थर्ड पर आईआईटी दिल्ली। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी मद्रास टॉप पर, आईआईटी दिल्ली सेकंड पर और आईआईटी बॉम्बे थर्ड पर। रिसर्च इंस्टीट्यूट में IISc बेंगलुरु टॉप पर, आईआईटी मद्रास सेकंड पर और थर्ड पर आईआईटी दिल्ली। क्लियर है बिल्कुल। आगे, भारत के किस राज्य में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दोस्तों अभी भिवंडी में, महाराष्ट्र राज्य है, तो वहां के भिवंडी में भारत का पहला मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये गांव विकसित किया जा रहा है एक प्रकार से, ठीक है, शुरुआत से। तो इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, ये थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको बताया है यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल ने, ये अनाउंसमेंट किया इन्होंने कि भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद हो कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव जो है ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो 2 चीजें हैं,
एक तो ये गांव पहले से था, इसको कार्बन न्यूट्रल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक नया कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नए सिरे से वो गांव ही बनाया जा रहा है जो कार्बन मुक्त होगा, कार्बन एमिशन फ्री होगा। कार्बन एमिशन फ्री से याद आया, अभी देखो 2070 में भारत ने टारगेट रखा है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला बन जाएगा देश। ठीक है, 2070 तक, और 2047 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, ये हम लोग हो जाएंगे एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी थाईलैंड ओपन 2023 महिला टूर्नामेंट हुआ, महिला क्या मतलब टूर्नामेंट हुआ, महिला पुरुष दोनों का था। तो इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों एन से यंग ने। किसने? एन से यंग ने। ये हैं साउथ कोरिया की। यहां पर देखिए, साउथ कोरियाज एन से यंग विन थाईलैंड ओपन फाइनल। इन्होंने फाइनल जीत लिया है थाईलैंड ओपन का बैडमिंटन का टूर्नामेंट। किसको हरा करके? हे बिंग जियाओ को हरा करके। अब पुरुष एकल वाला किसने जीता? तो दोस्तों पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल को जीता है कुनलावुत विटिडर्सन ने। ये हैं थाईलैंड के, और इन्होंने ली चेउफ यू को हरा करके ये जीत लिया है। बड़ा टफ होता है इन लोग का नाम लेना जी, इनके मम्मी पापा कैसे बुलाते होंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो देखो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अभी 78वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और वो नियुक्त किए हैं डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, डेनिस फ्रांसिस इलेक्टेड 78th यूएनजीए प्रेसिडेंट। अब देखो यूएनजीए का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो सभी सदस्यों के वोटिंग के आधार पर चुना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल है 193 सदस्य देश। तो इस संयुक्त राष्ट्र के जो 193 सदस्य देश है ना, ये वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के बाद चुना जाता है किसी एक को। तो डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये त्रिनिदाद और टोबैको के हैं, और इनको अभी चुना गया है 78वें अध्यक्ष के रूप में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी है कसाबा कोरोसी, हंगरी के हैं अभी में। ठीक है, यूएनजीए क्या है? यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, ये यूएन के ही जो 6 अंग हैं उनमें से एक है। और ये काम क्या करता है? विचार विमर्श करना किसी चीज पर, पॉलिसी निर्माण करना, ठीक है, प्रतिनिधि के अंग के रूप में काम करना, दिवस वगैरह डिसाइड करना। ठीक है, दिवस वगैरह डिसाइड करना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कोई किसी पार्टिकुलर चीज के लिए कोई दिवस डिसाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उस पार्टिकुलर चीज पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, वो भी दुनिया भर में। ठीक है, आप सुनते नहीं हो, मैं बताता रहता हूँ अक्सर की 2008 में या 2009 में यूएनजीए के द्वारा इसके घोषणा की गई, या फिर तब से मनाया जाना शुरू हुआ, ये वही है। ठीक है, अगला जीएस सफलता बैच के बारे में थोड़ा सा मैं प्रमोट करना चाहूंगा। देखो, अगर लाइफ में चाहते हो कि एक बार अच्छे तरीके से जीएस पढ़ लिया जाए और उसके बाद जीवन में कभी जीएस ना पढ़ना पड़े, तो आप ये बैच एक बार जरूर देखना। कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो आप, एक बार जरूर लो। कोई सी भी अगर एक क्लास लोगे ना, तुरंत आपको नजर आएगा कि बस पैसा तो वसूल हो गया। जैसे आप पिक्चर देखते हुए निकलते हो, अच्छी पिक्चर लगती है तो लगता है कि पैसा वसूल हो गया, वैसे ही आपको हर एक वीडियो में फील होगा। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ ये है, ई बुक वगैरह भी फ्री में मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, तो सारा कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है, यानी जीएस के लिए बेफिक्र हो जाओ। तो आप एनजेटी ऐप पर जाकर इसका डेमो ले सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 15 मई से बैच स्टार्ट है। आपको वीडियोस जो मिलेंगी वो आप बाद में भी देख सकते हो, कितने भी बार देख सकते हो, और लाइव भी जुड़ सकते हो हमसे। आगे बढ़ते हैं। रेंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों स्मृति मंधाना जो कि हैं भारतीय महिला क्रिकेटर, इनको अभी हाल ही में रेंगलर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए आर्टिकल है आपके सामने, रेंगलर साइन स्मृति मंधाना एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो देखो स्मृति मंधाना ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं ही। ये आईसीसी की 2 बार महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी खिताब जीत चुकी हैं। स्मृति मंधाना बहुत ही पॉपुलर ये क्रिकेटर हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो पुराने ब्रांड एम्बेसडर अभी चर्चे में आए थे कुछ दिनों में। जैसे रेंगलर की तो स्मृति मंधाना भी बनाई गई, ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स टीवी के बनाए गए, सौरभ गांगुली ये त्रिपुरा टूरिज्म के हैं, इसके अलावा क्लास प्लस के हैं, इसके अलावा माई 11 सर्कल के हैं, विराट कोहली ड्यूरोप्लक्स के हैं, और प्यूमा के हैं, मिंत्रा के हैं, बहुत सारी कंपनियों के हैं। ठीक है, आलिया भट्ट गुच्ची की बनाई गई थी, और आयुष्मान खुराना वेकफिट के, परिणीति चोपड़ा केबीएम स्पाइसेस, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट, सलीमा टेटे एएचएफ एथलीट के। आगे, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीता? तो देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ये समझ लो कि पेपर लीक वाला क्वेश्चन होता है। इसमें तो आप तुरंत लगा दिया करो मैक्स वर्षा टिप्पण।
मैक्स वर्स्टैपन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक बार फिर से एक ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इस बार इन्होंने जीता हुआ है। इस सीजन की अभी तक 7 रेस हुई हैं और 7 में से 5 तो यही भाई साहब जीत गए। तो आप सोच लो इनका नाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक टाइम पर लुइस हैमिल्टन जीता करते थे। लुइस हैमिल्टन पता नहीं क्या हो गया है बेचारे को, इस बार जीत ही नहीं रहा है, नजर लग गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, लुइस हैमिल्टन के नाम। 100 से ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने के वाले ये दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन 2 सालों से बहुत कम परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। फिलहाल फार्मूला 1 रेस में अभी तक कौन कौन सी रेस हुई हैं इस सीजन में यानी 2023 में, तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी, मोनाको और स्पेनिश, ये 5 तो यही ले गए मैक्स वर्स्टैपन। 2 और रेस हुई हैं, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, जो कि जीता है सर्जियो पेरेज ने। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है अपना, दिग्गज हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेत्री सुलोचना लटकर का निधन हो गया। इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता हुआ है? ये बहुत ही फेमस दोस्तों ये अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज की फिल्मों में ये काम कर चुकी थी, सुलोचना लटकर। इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, साथ ही साथ ये महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित थी। तो यहाँ पर ए और सी दोनों आप लगा देंगे ऑप्शन। सुलोचना लटकर ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी दोस्तों। अब आप सोचो इनका जब निधन हुआ तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की, ठीक है। तो ये बॉलीवुड की मदर कही जाती थी। 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है, सुलोचना लटकर का। भालाजी पेंढारकर की ससुरवास, इस मूवी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1999 में पद्मश्री मिला था, 2009 में महाराष्ट्र भूषण मिला था। क्लियर है ना? तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की यानी कि रिवीजन की। तो फरवरी का हम लोग रिवीजन कर रहे थे और अब शुरू करेंगे 21वां दिन का ये रिवीजन 401 से, क्वेश्चन नंबर 401 से। तो देखो एनटीपीसी ने अभी एटीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीत लिया है। एक पृथ्वी एक अवलोकन उपग्रह निसार, इसको सितंबर में लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। ये बनाया गया है इसरो और नासा के द्वारा। नासा इसमें 90% काम किया है, इसरो इसमें 10% काम करके लॉन्च करेगा इसे। तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा और इसे याद रखिएगा। विक्ट्री सिटी के लेखक हैं सलमान रुश्दी, इनकी ये पुस्तक है और ये पूछी जाएगी ही जरूर, डेफिनेटली पूछा जाएगा ये। 78वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया है नई दिल्ली में। ध्यान रहे हिमाचल निकेतन नई दिल्ली में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का भी ऑप्शन रहेगा, वहां के भी जिलों का, आप नई दिल्ली लगाना है आपको। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नियुक्त किया गया है नताशा पेरिया नायगम को। दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा 43 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में खोला गया। और अभी वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास वन योजना को लागू करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत क्या किया गया, एमएसएमईज के पैसे जो हैं जो जब्त किए गए थे वो जुर्माना वगैरह वो लौटाया जाएगा। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया और अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने बिजली संकट के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित किया था। और मीनाक्षी नेवटिया ये दवा निर्माता फाइजर कंपनी की अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। म्यांमार और रसिया ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया है। मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली, रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए भारत की सबसे सुलभ ऐप है व्हाट्सएप। इसके अलावा इसरो ने SSLV D2 नाम से अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है। याद हो आपको, 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था जो रॉकेट सिस्टम है भारत में, उसमें मैंने आपको SSLV के बारे में बताया था, ठीक है। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बस 2-3 दिन में तैयार करके लॉन्च कर देंगे, कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करना होगा तो। नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है KM मेमन ने। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत है 5वें स्थान पर और महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 के लिए
चुना है पुरस्कार प्रदान करने के लिए। अभी तो महाराज भूषण का हमने भी आज भी जिक्र किया है ना। तो इस बार 2022 के लिए अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो हम लोग पहुंच चुके हैं 420 क्वेश्चन पर, ठीक है। ऐसे ही आप 20-20 क्वेश्चन का डेली रिवीजन करते रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। चलिए तो अब बात करेंगे अगले सेगमेंट लास्ट डे के क्वेश्चन पर। सौरभ गांगुली किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? क्लास प्लस, माई 11 सर्कल, त्रिपुरा टूरिज्म, उपरोक्त सभी आप ऑप्शन लगाए थे। सागर माथा ये नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं। आज आपको क्या बताना है, 31 सदस्य देशों के ग्रुप नाटो, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये बताइएगा। नाटो के बारे में जो भी चीजें हैं आपको याद हैं बताइएगा जरूर। मोढेरा गांव ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला गांव है, कहां पर है ये भी बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक देखते आए हो तो लाइक भी कर ही देना, ठीक है। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग देखते हो वीडियो और 1000 भी लाइक नहीं पहुंचाते हो। चलो कोशिश किया करो, लाइक कर दिया करो, अगर थोड़ा मेहनत लग रही हो तब कमेंट करके बता दिया करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।